हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई वीडियो की, जिसमें मैं बात करूंगा कैलाश मानसरोवर यात्रा की। 5 साल के बाद दोबारा से ये यात्रा शुरू हो रही है। क्या इसके मायने हैं? क्या ये 5 साल से बंद थी? क्या इसके पीछे कारण क्या है वो भी हम समझेंगे। ये आपको दिखाई दे रही है मानसरोवर झील, तो इसके क्या क्या मायने हैं सब हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए इस वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं। पहला पॉइंट तो यही बनता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा है क्या। इसके बाद में हम समझेंगे इस यात्रा के आधिकारिक मार्ग कौन कौन से हैं, ऑफिशियल रूट कौन कौन से हैं, जिस रूट के माध्यम से आप वहां पर पहुंच सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अब की बार जो तीर्थयात्री जाने वाले हैं कितनी संख्या में जा सकते हैं, क्या आप जा सकते हैं, क्या आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। किस किस एजेंसीज की इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन किया गया है, कौन कौन सी एजेंसियां एक साथ आकर काम कर रही हैं इस कैलाश मानसरोवर यात्रा को अच्छे तरीके से सफल बनाने में। इसका प्रमुख प्रभाव क्या होगा, इसका महत्व क्या है वो भी हम समझेंगे। और मुख्य चुनौतियां क्या है ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चिंताएं क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अब मुख्य चुनौतियों की क्यों बात की है मैंने, एक तो मैंने कहा कि आपको बहुत ऊंचाई पर जाना होता है, दूसरा आपको चीन में जाना होगा क्योंकि चीन का यहां पर तिब्बत क्षेत्र में कब्जा है और वहीं पर तो बना हुआ है आपका ये कैलाश मानसरोवर, है ना, जहां पर आप जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम तहसील में आतंकी हमला हुआ, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है एलओसी की सीमा साझा करता है भारत के साथ में, जहां पर उन्हें कब्जा किया हुआ है। समय जल्द ही आ जाए और जल्द ही सरकार इस पर काम करे कि वो जो क्षेत्र है एलओसी का वो हमारा हो, उस पर हम अपना अच्छे से काम कर पाएं और अपने वहां पर नागरिक रहने लग जाएं। एक है एलएसी सीमा जो कि चीन के साथ लगती है, चीन ने भी यहां पर कब्जा किया हुआ है। इससे पहले यात्रा जो खत्म हुई थी यानी बंद होने का कारण भी तो यही था कि चीन और भारत की जो बाउंड्री है वहां पर डिस्प्यूट हो गया था, ऊपर से कोरोना आ गया था। तो चिंताएं तो हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय तीर्थ यात्रा और सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक कैलाश मानसरोवर यात्रा की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो है ना एक ऐसी यात्रा है जो भारत और चीन दोनों देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। अब चीन का नाम इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है चीन ने, ठीक है। और चीन के बारे में तो आपको पता ही है कैसी प्रवृत्ति है इसकी। और ये जो यात्रा है हिंदू धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बौद्धिज्म के लिए महत्वपूर्ण है, जैनिज्म परंपरा के जो लोग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। एक धर्म आता है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो बुद्धिज्म परंपरा है ना उससे पहले तिब्बत क्षेत्र में यही बौद्ध धर्म हुआ करता था, अच्छा खासा विस्तार था इसका। अब भी इसके लोग हैं, तो बौद्ध धर्म की मान्यता में भी ये काफी इंपॉर्टेंट है ये यात्रा, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुइज्म परंपरा की। तो भगवान शिव का निवास माना जाता है। आपने तरह तरह के भजन सुने होंगे, तरह तरह के आजकल न्यू स्टाइल में गीत भी बनते चले जाते हैं। तो भगवान शिव का यह स्थान माना जाता है। जब हम अपने भारतीय प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो भगवान शिव के बारे में आपको कहानियां सुनने को मिलती हैं, कैलाश में रहने वाले हमारे भगवान शिव। तो हिंदुइज्म परंपरा में अगर देखें तो ये महत्व है। जब हम बुद्धिस्ट परंपरा की बात करते हैं तो बुद्ध देमचोक का निवास माना जाता है, ऐसा बुद्धिज्म परंपरा में माना जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं जैनिज्म परंपरा की, जैनिज्म परंपरा में अगर देखोगे तो प्रथम तीर्थंकर का मोक्ष स्थल माना जाता है, प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द फर्स्ट तीर्थंकर। आपको पता है जब हम बात करते हैं जैनिज्म परंपरा की तो सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए थे, तो नाम आता है ऋषभ देव का। ऋषभ देव का जिक्र तो आपको पता है इसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन कहा जाता है कि इनको मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। और वैसे भी अगर देखा जाए जैनिज्म परंपरा में कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को जैनिज्म परंपरा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार से देखें बौद्ध धर्म वालों के लिए किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। वो इसको एक पवित्र पर्वत के रूप में मानते हैं।
वहां पर मैंने एक शब्द यूज किया बोध, वो है बोन। बुद्धिज्म परंपरा की बात करते हैं तो ये विचार किसने दिया था, तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध ने दिया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी। कहां पर, तो आप कहेंगे बिहार में। बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, जिस पेड़ के नीचे। और जब जैनिज्म परंपरा की बात करते हैं तो ऋषभदेव इसके संस्थापक रहे। 24वें तीर्थंकर जो थे वो कौन है, महावीर स्वामी, जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो इस प्रकार पॉइंट आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जैसे बात करते हैं मान्यताओं की, मान्यता अलग अलग है इस बात को लेकर। मानसरोवर झील में स्नान करने से पाप कट जाते हैं, पाप का नाश हो जाता है, ऐसा मानना है लोगों का। और जो माउंट कैलाश की परिक्रमा अगर कोई करेगा तो फिर उसे आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा भी लोगों का मानना है। तो ये धार्मिक रूप से क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये आपको कैलाश पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, यहां पर आपको ये झील दिखाई दे रही है। इसमें स्नान करोगे तो आपके पुण्य जो है, आध्यात्मिक पुण्य आपको मिलेगा और आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए क्या है, ऐसा नहीं है कि आप पहले अपराध करो फिर वहां पर जाके स्नान कर लो, नहीं, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। भारतीय नागरिकों के लिए एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है, हर साल में ये यात्रा आयोजित करवाती जा रही है भारत सरकार और विदेश मंत्रालय, और तरह तरह के अलग अलग, जो बात करेंगे हम किन किन का सहयोग रहता है। तो पिछले 5 सालों से ये बंद थी, कारण था डिस्प्यूट, वो भी चीन और भारत के बीच में, और साथ में कोरोना भी आ गया था उस समय। ये जो स्थान है कहां पर होती है ये यात्रा, मेन एक तो माउंट कैलाश में पहुंचना होता है लोगों को, और मानसरोवर झील की यात्रा करनी होती है, जो वर्तमान की दृष्टि से कहां पर है, तिब्बत पर है, तिब्बत में है। तो यहां पर क्या है आपको पता है, चीन का कब्जा किया हुआ है। तो आप कहेंगे इतनी बात तो हमें क्लियर है। फिर जब हम बात करते हैं 2020 में कोविड-19 और सीमा तनाव के कारण ये यात्रा स्थगित कर दी गई थी, वैसे तो हर साल होती ही है जैसे मैंने आपको बताया। अब यहां पर सरकार ने ऐलान किया है आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूं, ठीक है ना। 5 साल बाद फिर ये यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा कब से कब तक आयोजित होगी, जून से लेकर अगस्त के महीने में। अभी जो जून आएगा, अभी तो आज की बात करें तो अप्रैल चल रहा है, ठीक है, मई आएगा फिर आपका जून, तो जून से यह यात्रा शुरू हो जाएगी। और इसमें 750 तीर्थयात्रियों को अनुमति है कि 750 तीर्थयात्री वहां पर जा सकते हैं। और वैसे भी कौन कौन से मार्ग हैं जिस मार्ग के माध्यम से यात्री जा सकते हैं, तो केवल 2 ही आधिकारिक मार्ग हैं, ठीक है। तो एक तो है लिपुलेख दर्रे के माध्यम से जा सकते हैं, और एक नाथुला दर्रा जो बना हुआ है उसके माध्यम से जा सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लिपुलेख पास और नाथुला पास। ये जो लिपुलेख पास है ये कहां पर बना हुआ है, तो आप कह देंगे ये उत्तराखंड में है। तो आप एक तो आधिकारिक मार्ग ये है कि आप इसका यूज करें, और एक जो है सिक्किम में है जिसे हम नाथुला पास कह देते हैं, या फिर आप इसके माध्यम से उस यात्रा को करें। तो ये भी आपके लिए पॉइंट हो सकता है, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। अब जैसे मैंने 2 मार्ग आपको बताए हैं, सबसे पहले कौन सा मार्ग शुरू हुआ था, तो जो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख पास जो कि उत्तराखंड में है, ये पारंपरिक मार्ग माना जाता है इस यात्रा के लिए, जो कि 1981 से चालू है। दूसरा जो मैंने आपको बताया नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, ये मोटरेबल मार्ग है जो कि क्या है 2015 से चालू है, ठीक है ना। तो इस प्रकार कुछ बातें याद में आपको ध्यान में रखनी है। अब तीर्थ यात्रियों का विवरण अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो इसमें लिपुलेख मार्ग की बात करें तो कितने लोग जा सकते हैं, अभी मैंने बताया कहां पर है ये लिपुलेख मार्ग, ये तो मैंने बताया उत्तराखंड में है ना। तो यहां पर इन्होंने बताया है कि 5 जत्थे जा सकते हैं 50 तीर्थ यात्रियों के, यानी 50 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 लोग यहां पर जा सकते हैं इस मार्ग के माध्यम से। अगर कोई जाना चाहे तो 5 जत्थे जाएंगे, वो भी 50-50 यात्रियों के सेट में, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया है आपको, दूसरा मैंने बताया है सिक्किम के आप नाथुला मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं इस यात्रा के लिए। तो इसमें कहा है कि 10 जत्थे जा सकते हैं 50-50 तीर्थ यात्रियों के, तो 50 दाई कितने हो गए, 500 हो गए। तो टोटल मैंने कितना बताया है, टोटल मैंने कहा था कि 750 लोग जा सकते हैं। टोटल 750 लोगों को इजाजत मिल गई है,
ठीक है ना, ऐलान किया गया है कि टोटल इतने जा सकते हैं, 250 लोग जा सकते हैं इस लिपुलेख मार्ग की अगर बात करें हम, ठीक है, उसके थ्रू, और 500 लोग जा सकते हैं नाथुला मार्ग के माध्यम से। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब क्या आप भी जा सकते हैं? आप रजिस्ट्रेशन करेंगे कैसे? तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो फुली कंप्यूटराइज्ड है। तो आपके सामने ये वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है ना, इस वेबसाइट पर जब जाएंगे तो वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं kmy.gov.in। KMY का मतलब क्या होता है तो आपको पता चले गया। के का मतलब कैलाश है, एम का मतलब मानसरोवर है, वाई का मतलब यात्रा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है इन्होंने। अब ये जो यात्रा है कंप्यूटराइज्ड है, इसका उद्देश्य ये भी है कि यात्रा निष्पक्ष होनी चाहिए, साथ में रैंडम कोई भी आ जा सकते हो, लैंगिक संतुलन भी बना रहे। ऐसा नहीं है कि महिलाएं ज्यादा हो पुरुष कम हो, तो लैंगिक समानता भी इसमें दिखाई दे। इस प्रकार से ये सफल एक यात्रा हो, यही उद्देश्य है। इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन इसको आयोजित करवा रहा है? तो सबसे पहला तो आपको पता है दो देशों की बात है, चीन और भारत की। तो विदेश मंत्रालय का सहयोग तो रहेगा ही रहेगा। ऊपर से हम बात करें हमारे घर की यानी हमारे भारत की, तो घर में गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय का सहयोग है। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो भारत और मैंने अभी कहा तिब्बत के क्षेत्र में है, तो एक आपने नाम सुना होगा आईटीबीपी। आईटीबीपी का सहयोग भी है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है ना, इसका सहयोग भी है। इसके अलावा उत्तराखंड के मैंने आपको बताया है दर्रे का नाम, और सिक्किम के दर्रे का नाम मैंने बताया है। तो जाहिर सी बात है वहां की सरकार जो है वो भी इसमें मुख्य भूमिका में है, दिल्ली की सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं मंडल विकास निगम का भी इसमें सहयोग है। तो इन सब के सहयोग से ये यात्रा आयोजित करवाई जा रही है 5 सालों के बाद। वैसे तो ये वार्षिक होती है, परंतु कुछ कारणों से ये क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। प्रमुख प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे और महत्व क्या है, मेजर इन्फ्लुएंसेस एंड सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक अगर प्रभाव देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या रहेगा? तो सबसे पहले मैं ऐसे पॉइंट बना देता हूं, ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक। तो धार्मिक और सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? आस्था, लोगों की आस्था है, और जो इतनी भी परंपराएं हैं उन परंपराओं को सुदृढ़ करना, यही एक इसका क्या है, उद्देश्य है। जब हम कूटनीति की बात करते हैं यानी डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो भारत और चीन की जो जनता है उसके बीच में संपर्क हो और उस संपर्क में सुधार हो, यह भी क्या है, इसका प्रभाव हो जाएगा अगर हम इस पर काम करेंगे तो। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या महत्व रखता है ये? स्थानीय पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय पर्यटन का क्या मतलब है और रोजगार कैसे? मान के चलो मैंने आपको दो बातें बताई है, एक तो मैंने कहा उत्तराखंड, एक मैंने कहा कि आप सिक्किम का रास्ता जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मेन तो ये मैंने बता दिए हैं। जाहिर सी बात है जो लोग इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो इस रास्ते में लोग वहां पर क्या मिलेंगे? लोग वहां पर मिलेंगे इनको शॉप लगाते हुए, उनकी दुकानें लगी हुई होंगी। वो चाहेंगे कि जो भी यात्री आ रहे हैं उनका वो सामान खरीदें। तो सामान जब खरीदेंगे तो उनके पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उनको रोजगार मिलेगा। ये तो चलो छोटी सी बात हुई, छोटी नहीं, ये तो बड़ी बात है अगर देखा जाए। लेकिन थोड़ी और अगर पॉइंट बात करें, मैं अगर मान के चलो मैं राजस्थान का रहने वाला, मैं राजस्थान का रहने वाला, ठीक है। अब जैसे मुझे चलना है कहां पर? मुझे जाना है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे। तो हो सकता है कि अगर मुझे दिल्ली पहुंचना हो तो मैं ट्रेन का इस्तेमाल करूं। उस ट्रेन के किराए को अगर मैं दूंगा तो जाहिर सी बात है रेलवे विभाग को फायदा होगा। फिर मैं दिल्ली पहुंचूंगा, दिल्ली के माध्यम से फिर मैं आगे और जाऊंगा। जहां जहां पर मैं किराया देता चलूंगा और साथ साथ में जहां पर रुकते हुए खाना खाऊंगा या कुछ भी है रहूंगा, तो फिर वो क्या होगा? फिर वो एक, यही तो है ना, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन बड़े स्तर पर थोड़ा देखा जाए तो इन दो स्थानों को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो इसी प्रकार से क्या है, जब भी हम कोई यात्रा करते हैं पर्यटन की दृष्टि से तो फायदा तो होता है, जाहिर सी बात है। अब यहां पर देखोगे रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं यानी भारत और चीन की बाउंड्री के आसपास जो क्षेत्र देखें
तो वहां पर क्या होगा, आधारभूत संरचना का विकास, डेवलपमेंट इन बॉर्डर एरियाज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा आपको कि इससे क्या फायदा हो सकता है अगर ये यात्रा अच्छे से सफल होती है तो, बशर्ते कोई भी आनाकानी ना करे, खास करके चाइना। हम तो करते हैं ही नहीं, हमारी तो परंपरा नहीं है, हमारा तो वो ऐसा प्रवेश नहीं है, हमारा तो ऐसा इतिहास भी नहीं है, ठीक है, दूसरों को बेफालतू का तंग करना। लेकिन वही है, कभी उसको ये बॉर्डर चाहिए, कभी उसको ये बाउंड्री चाहिए, आदत से मजबूर होते हैं, ठीक है। मुख्य चुनौतियां क्या है, जिस प्रकार हमने बात की थी अभी, जो लोग घूमने के लिए गए हुए थे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में, पहलगाम क्षेत्र में, पहलगाम तहसील है अनंतनाग की, अनंतनाग में 12 तहसीलें हैं, उन तहसीलों में से एक तहसील है पहलगाम, वहां पर घूमने गए थे, आतंकी हमला हुआ जिसकी वजह से निर्दोष लोग मारे गए, जिसकी कहानी मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताई भी थी। तो चुनौतियां हैं उस क्षेत्र में, चुनौतियां इस वजह से है क्योंकि वहां पर आपको पता है डिस्प्यूट चलता है, ठीक है ना, एलओसी की सीमा जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। लेकिन जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना वालों की साइड में देखेंगे तो यहां पर कौन सी सीमा लगती है, एलएसी की लगती है, ठीक है। मुख्य चुनौतियां तो यहां पर भी होंगी, चिंताएं भी होंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो एलएसी पर तनाव है, आपको पता भी है, बाउंड्री डिस्प्यूट पहले भी रहा था, अब भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान से एलओसी लेने की, तो बात हमें इस पर भी करनी चाहिए कि हमें एलएसी वापस लेना है जहां पर इन्होंने, चाइना वालों ने कब्जा किया हुआ है ना, तो वो भी हमारा है। लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो कठिन भूभाग है, ऐसा तो आपको मानना पड़ेगा। मौसम भी क्या है, जोखिम भरा रहता है, मौसम बदलता जाता है। कठिन भूभाग के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसी, आपको अच्छे स्वस्थ रहना पड़ेगा, आपको फिट रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप इतनी कठिन भूभाग पर चढ़ाई कर रहे हों और आप फिट नहीं है, फिर आप बीमार हो जाएंगे, फिर फायदा क्या है ना। कूटनीतिक दृष्टि से देखा जाए यानी संवेदनशीलता, डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटीनेस की तरफ से देखा जाए तो क्या होगा, चीन से संबंध, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। चीन से हमारे संबंध किस प्रकार से हैं, अभी यहां पर आपको बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको मिलती हैं, वैसे वैसे कोई न्यूज आती रहती है, हम डिस्कस करते रहते हैं चीन के संबंध किस प्रकार से भारत के साथ चल रहे हैं। पर्यावरणीय खतरे भी हैं, बिल्कुल सही बात है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव पड़ता है, प्रेशर ऑन हिमालयन इकोसिस्टम। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग घूमने के लिए जाते हैं लेकिन उन लोगों में इतनी समझ नहीं होती है कि वो जो कूड़ा कचरा है जो उन्होंने खाया पिया है वो डस्टबिन में डाल दें, वैसे ही फेंक कर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। तो ये भी क्या है, एक चुनौती भी तो है ना, पर्यावरण के लिए चुनौती है। फिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है। तो सबसे पहला तो यही होता है, अपने जितने भी सुरक्षा उपाय हैं उनको सुदृढ़ करना है, स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी मेजर्स। चीन के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना, ये भी क्या है, आगे की राह है, एक सॉल्यूशन है जिसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। संबंध अच्छे रहेंगे तो जाहिर सी बात है ये यात्रा चलती रहेगी। और भी जब हम वहां से इंपोर्ट करते हैं चीजें, बहुत इंपोर्ट करते हैं, है ना, तो वो भी चलती रहेंगी। हम एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन इतना एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वहां पे चीजें सस्ती मिलती हैं, टेक्नोलॉजी हाई है। अभी तो उन्होंने, आपको पता है, एक ऐसा हाइड्रोजन बम बना दिया है, ठीक है, अभी जिसकी मैंने बात की थी करंट अफेयर्स में, सतत आधारभूत संरचना विकास, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, हमें करना चाहिए इस साइड भी, और वहां पर तो वो तो करते रहते ही हैं। तो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो हरित पर्यटन को बढ़ावा देना है। अभी मैंने डिस्कस किया, जो लोग घूमने जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, पैसा होता है ना, पैसे की गर्मी बहुत बड़ी होती है, तो उनको लगता है कि पैसे में हर चीज खरीदी जा सकती है, ये मेरी जगह है, मैं यहीं पर फेंकूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। उनको अगर कोई सामान्य सा व्यक्ति ये कहता है कि भाई साहब आप थोड़ा सा उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए, तो आगे से गुस्सा हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दूसरे देश में जब जाते हैं तो अपने भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, इस बात का ध्यान में रखना है पॉइंट्स, कि कोई भी हमारी वजह से दुखी ना हो और काम हमारी वजह से क्यों एक्स्ट्रा बढ़े, ठीक है। तो हमें अच्छे नागरिक के रूप में चलना है, आगे भी अपने जीवन में भी हरित पर्यटन को बढ़ावा देना। जाहिर सी बात है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, जो वहां आपको स्वदेशी टाइप की चीजें मिलती है, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं, हिमालय क्षेत्र हैं, वहां के जो लोग हैं
इस आधुनिक दुनिया से कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े दूर ही हैं। तो वो अपने तरह की आपको चीजें देंगे, प्लेट देंगे तो आपको पता है पत्तों जैसी बनी होगी, तो आप उसमें उसका यूज कीजिए ताकि वो जो है बायोडिग्रेडेबल हो और वो कुछ दिन बाद में क्या हो जाए, समा जाए इस मिट्टी में। तो इससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। हरित पर्यटन को बढ़ावा देना, सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप अपने स्वास्थ्य की जांच कर लें। स्वास्थ्य की जांच करेंगे ना तो फिर क्या होगा, आपको यात्रा करने में आसानी होगी, आप यात्रा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और यही बात है, स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, बचपन में आपने डायलॉग सुना भी होगा। तो इस प्रकार से कुछ कहानी मैंने बताई है। रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, सारी बातें ओवरऑल मैंने बता दी हैं। कौन कौन से माध्यम हैं, कौन कौन से रास्ते हैं। दो ही रास्ते हैं मेनली, एक पारंपरिक के बारे में मैंने बताया उत्तराखंड में, एक सिक्किम के बारे में मैंने बताया। बस इस प्रकार से आपको क्या है समझना है, पहलुओं को, चुनौतियों के बारे में बात की, समाधान के बारे में बात की। अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारी भी राम राम कहना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।